आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 इसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं कि हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई भी उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी नहीं था। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता था। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटना के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे और अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। इसके बाद अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने आने पर कोई चुनौतियां खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व उभरा जा सकता है। तो इस प्रकार देख लीजिए कि कैसे ये 2001 में यहाँ पे हमला हुआ है, इसकी तस्वीर यहाँ पे दी गई है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका नाम था जो है ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम था। 2011 में सितंबर 2001 में यहाँ पे जो है हमला होता है। तो चलिए ये एक तरीके से स्टोरी के तरीके से देखते हैं। आयशा, जाबू और आंद्रेई, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थी। उसने सोचा कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही और वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी। तभी हवाई 2003 में जो है उसकी टांग जाती रही, उस ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही थी। अभी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तभी जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। डरबन, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके बाद पिता चाहते थे कि जाबू जो है एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। युवा आंद्रेई पर्थ युवा जो है आंद्रेई पर्थ, वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए हुए थे और जो चर्च जाते वक्त वह नीली जींस पहन लेता है और उसकी माँ अपने से बाहर हो जाती है और वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े और आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जींस कूल है और जींस पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जींस पहनते थे और उसी कारण से जिसे आज आंद्रेई पहनता है। और आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। आयशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझे कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे होती है और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ यह याद रखना कि उपयोगी होगा कि अमेरिकी शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र
के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जले और टूटे वाहनों की यह तस्वीर हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ से ली गई है। कुवैत और बसरा के बीच इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। कुछ विद्वान का कहना था कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे और अमेरिकी विमान के हमले में उसके साथ साथ कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। अनेक विद्वान और पर्यवेक्षकों ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जेनेवा समझौता का उल्लंघन माना। तो देखिए किस प्रकार से ये तस्वीर आपके सामने है। कैसे तहस नहस हुआ पड़ा है। इसके बाद जो है, एक हद की बात तो यह है, एक हद तक तो यह सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलू का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, ठीक है, और बल्कि इसके कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया इराक ने कुवैत पर। और इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। ठीक है, ऐसा हो रहा है ना कि इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश, जैसे इराक हमला कर देता है कुवैत पर, तो इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज्यादा मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली और 66 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला।
और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। 34 देशों की मिली-जुली और 66 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। उसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है और ये होता है कब? 1990 के टाइम पे होता है। इराक ने कुवैत पर जब हमला किया तब ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है 34 देश ये कर दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाने लगा, जो कहा जाता था। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। 1990 की ये बात हो रही है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉर्ब इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिली-जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामलों में अमेरिका से बहुत पीछे है। इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षक ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध में टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया और दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे। इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है, यह बात अविश्वसनीय जान पड़ी है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की है, उससे कहीं ज्यादा रकम उसने जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से उसे मिली है। ठीक है, और क्लिंटन का दौरा। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन जो बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गया। जो प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं और क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति अपनाने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। मतलब कि 2 कार्यकाल। अमेरिका का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, वो दो कार्यकाल, मतलब कि पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन एक बार हो सकता है, मतलब 2 बार बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका ने अपने को घरेलू मामले तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामले में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर नीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौरे में अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा और तब जो है फौजी ताकत के लिए अमेरिका, क्लिंटन के इस दौरे में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह एक बड़ी घटना 1999 में हुई
इसने प्रांत कोसोवा में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलनों को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवा अल्बानिया लोगों की बहुलता है। कोसोवा में अल्बानिया लोग बहुत सारे रहते हैं और कोसोवा में इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व ने नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। जो इसके जवाब में अमेरिका, जब ये अल्बाई वाला होता है, ऐसा हो रहा है ना कि जो है 1999 में जब नया एक संकट आता है तो उसमें क्या होता है कि हुई और अपने प्रांत में यूगोस्लाविया ने अल्बाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई। कोसोवा में अल्बाई लोगों का बहुत बहुलता था, इसीलिए जो है यूगोस्लाविया लोग अल्बाई लोगों को हटाना चाहते थे और इसके जवाब में अमेरिका नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्र पर 2 महीने तक बमबारी की, क्योंकि एक पर मतलब सभी पर हमला माना जाएगा। और जो है स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवा पर नाटो की सेना काबिज हो गई। कोसोवा में नाटो की जो है सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरा बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या और दारे सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। ये क्लिंटन के दौरे में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है। नैरोबी और दारे सलाम के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में होता है। इस पे जो हमला किया था उसके बाद अमेरिका हमला। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को अतिवादी इस्लामी विचारों से जो है से प्रभावित आतंकवादी अल-कायदा को इस बमबारी का जवाब का जिम्मेदारी ठहराया अल-कायदा को जब ये बमबारी होता है। तो उसके बाद बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया और ये बात हो रही है 1999 की। और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। ऑपरेशन इनफाइनाइट का आदेश दिया। कौन दिया? क्लिंटन ने दिया। और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए और अमेरिका ने अपनी इस कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। इसके बाद अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा है, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना था ही नहीं। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह एक शुरुआत भर थी। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध कैसे होता है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के लिए चंद मिनटों में 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। 11 से क्या होता है मेनली यहाँ पे कैसे होता है कि 11 सितंबर 2001 में क्या होता है कि ये जो है ना अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। और कौन ये कर रहा है? अब अरब देश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये कब्जा कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर, विमान पे मेनली अमेरिका के विमान पर कब्जा कर लेते हैं अरब देश 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कब्जा कर लेते हैं तो अपहरणकर्ता इस विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों की
में उड़ा कर ले गए। जो अपहरणकर्ता जो है चुरा कर ले गए विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण मतलब इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए। दो विमान दो विमान दो विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकराए। दो विमान जो है उस वक्त जो है जब चोर चुरा के ले जा रहे थे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरा विमान जो है, कितना विमान चुराता है? 4 विमान चुराता है। तो दो तो उत्तर और दक्षिणी टावर से टकराता है। और कौन सा टावर था वो टावर का नाम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर था। दो यहाँ पे टकराता है। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा विमान वर्जीनिया तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पहला उत्तरी और दक्षिणी छोर से टकराया, उत्तरी और दक्षिणी छोर से टकराता है, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। और तीसरा ये तीसरा जो है पेंटागन से टकराता है। और पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। देखिए, पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था यहाँ पे। जब टकराता है तो क्या होता होगा। और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारतों से टकराना था। इसका इरादा ही यही था, ठीक है, टकराना था। लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। यहाँ पे ना गिर के, चौथा यहाँ पे ना गिर के जो है अमेरिका कांग्रेस के मुख्य इमारतों से टकराना। देखिए कि मुख्य ठिकाना बनाया था। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सा था? एक तो पेंटागन, ठीक है, पहला था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका उत्तरी और दक्षिणी में टकराता है। और तीसरा था पेंटागन। और चौथा कहाँ पे टकराना था? चौथा टकराना था जो है अमेरिकी कांग्रेस के मुख्यालय पर। कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। ठीक है, इसके बाद रक्षा विभाग के मुख्यालय पे टकराना था। लेकिन ये जाके क्या हो गया, ये चौथा विमान जो है ये जाके खेत में गिर गया। ये जो है ना पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। और इस हमले को 9/11 मतलब कि 9/11 का हमला कहा जाता है। देखिए, इसको शॉर्ट में बताएं क्या होता है कि ये जो है सबसे पहले एक जो अलकायदा का ही था वो, एक्चुअली वो क्या करता है, 4 विमान चुराता है। 4 विमान चुराता है अमेरिका से। उसका टारगेट था 3 मतलब चारों जगह गिराना। एक पहला था जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिराना था। इसके उत्तरी और दक्षिणी पे एक गिराया। ठीक, दक्षिणी पे 2 गिराया। तीसरा गिराया पेंटागन पे गिराया। ठीक है, उसके बाद चौथा इसको कहाँ गिराना था? चौथा गिराना था कांग्रेस के जो है इसमें कांग्रेस के मुख्यालय से टकराया। और वो था रक्षा विभाग के मुख्यालय पे गिराना था। ठीक है, इसके बाद जो है ये जाके पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिर गया। और इस हमले को 9/11 हमला कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है।
महीना को तारीख से पहले लिखने का चलन है। मतलब कि ये 9 सितंबर सितंबर 11 को, ये है तारीख और ये है महीना। ठीक है, जैसे कि भारत में हम लोग क्या लिखेंगे, आज तारीख पहले लिखेंगे, पहले डेट लिखते हैं भारत में, उसके बाद मंथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले मंथ लिखा जाता है, फिर उसके बाद डेट लिखा जाता है। इसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। इस हमले में लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटना से किया। देखिए क्या होता है 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1841 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। और इसी से ये तुलना करता है, किसे किसे करता है इसका, 1814 और 1941 की घटना से। तो 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। सोचिए, मतलब कि प्लेन टकराए तो कैसा हमला होता होगा। ये 4 प्लेन टकराने का ये कैसा अनुभव रहा होगा अमेरिकियों को। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला है वहाँ का, और इसलिए जो है इसका किया था। और 41 से जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर अभी तक का जो है सबसे गंभीर मामला था। अमेरिका 1976 में एक देश बना था, तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं चला था। इस सिर्फ दिखाता था कि मतलब हम बहुत ज़्यादा परमाणु संपन्न है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 9/11 के जवाब में अब अमेरिका से पंगा लिया। अब देखो ये क्या करता है, फौरन कदम उठाया और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ये क्या करते हैं जो है ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। ठीक है, और क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर क्लिंटन तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी ये जो आ गया है जो है क्लिंटन की जगह पर जॉर्ज बुश जब आता है तब ये क्या करता है, ये डब्ल्यू बुश है, H.W. बुश का पुत्र। क्लिंटन ये क्या करता है देखिए जवाब में, रवैया अपना मतलब बहुत ही कठिन कदम उठाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। और यह अभियान उन सभी के खिलाफ था जिन पर 9/11 का शक था। सभी पर मतलब कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और इस जो है कार्रवाई गए हमला, और क्या देखो क्या करते हैं, बिना हमला के छोड़ेगा नहीं। और इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा, ठीक है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया। अफगानिस्तान, इसको शक था अलकायदा पर और अफगानिस्तान के तालिबान शासनों पर। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इसकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए। ये सुधरने वाला है, इसको 9/11 के हमला के बाद से अब तक इनकी तरफ से
कई मुल्कों पर कई जगह हमले हुए और इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई और गिरफ्तार लोगों को अलग-अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेलखानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौ से कहाँ पर रखा गया? मतलब जो है जेलखानों में बंदी बनाकर रखा गया और जो है क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांत नामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया और इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं है। इतना मतलब कड़ा कार्रवाई इस पे कर देता है ये कि